Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम आज के सेशन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जाम आपको सबसे पहले मिलते रहें। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरह से, पहले क्वेश्चन से, कि आज के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले आप देखेंगे खुद से ही। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है, सो बी अटेंटिव इन द क्लास। क्लास स्टार्ट करके ऐसा नहीं सोना नहीं है, सबको क्लास देखनी है, पूरी सुननी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बीन रेटेड एज ए गुड इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लोबल रिव्यू। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में किस भारतीय विश्व धरोहर को अच्छा दर्जा दिया गया है, यानी कि एक स्टेटस दिया गया है IUCN के द्वारा। उसका नाम क्या है, कौन सा स्टेटस है? स्टेटस है हमारा गुड का। तो कौन सी साइट को गुड का स्टेटस दिया गया है, क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन है सुंदरबन, पश्चिमी घाट, कंचनजंगा या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी साइट को यह स्टेटस दिया गया है? ऑप्शन हमारे सामने है सुंदरबन, पश्चिमी घाट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इन कंचनजंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है काजीरंगा, सॉरी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को यह स्टेटस दिया गया है। यह स्टेटस किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटस IUCN के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? IUCN के द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है। इसके द्वारा जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज हैं उन स्थलों की समीक्षा की गई और उस आधार पर यह बताया गया कि इनका प्रदर्शन अच्छा है और इन्हें एक स्टेटस, एक टाइटल दिया गया गुड का, ठीक है। तो यहाँ पे गुड का टाइटल दिया गया है इन्हें, इसे IUCN के द्वारा गुड का टाइटल दिया गया है, दर्जा दिया गया है अच्छा, राइट। बाकी जो और साइट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, वो साइट्स अभी भी अच्छे स्तर पर काम नहीं कर रही हैं, वह अभी भी गंभीर चिंताओं का सामना कर रही हैं। चाहे हम बात करें पश्चिमी घाट की, चाहे हम बात करें सुंदरबन की, दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, बट दोनों ही साइट अभी भी सही से काम, दोनों पर अभी चिंता का विषय बना हुआ है, दोनों चिंता का सामना कर रही हैं, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहले हम उसे ऑफिशियली हम कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझेंगे आप, इसके बारे में एक और पॉइंट लिखेंगे कि यह क्या, इसके बारे में यह है भारत का पहला मिश्रित साइट है, मिश्रित यूनेस्को साइट है, मिश्रित यूनेस्को साइट है, ठीक है। अभी मिश्रित क्या होता है, क्या चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी। जस्ट आप अभी के लिए समझिए कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसे आधिकारिक रूप में, ऑफिशियल रूप से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। अभी IUCN के द्वारा इस साइट को गुड का स्टेटस दिया गया है, ठीक है, और यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को साइट है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक और लिखा हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके हम थोड़ा जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जान लेते हैं, क्या है जी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है बताइए, वो मुझे कहाँ पड़ेगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है बताइए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है असम में। कहाँ पड़ेगा? यह असम में पड़ता है साहब, कहाँ पड़ेगा? यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, नेशनल पार्क का स्टेटस से दिया गया था 1974 में। कब दिया गया था? नेशनल पार्क स्टेटस
1974 में दिया गया था इसे। है ना क्लियर, कोई दिक्कत? से यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को साइट के रूप में 1985 में शामिल किया गया। ठीक है, 1985 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है, राइट। 1974 में इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हमारा एक नेक्स्ट कंसर्न निकल के आता है कि सब चीज हो गई, ये हेरिटेज साइट का क्या कॉन्सेप्ट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनका क्या कॉन्सेप्ट है जी? है ना, बहुत देर से हो गई, इजी पढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है, यूनेस्को वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे स्थान को क्या करता है, अनाउंस करता है, संरक्षण के लिए घोषित करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शैक्षणिक, वैज्ञानिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका महत्व होता है। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। तो ऐसी साइट्स को क्या बोलते हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, राइट। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये 3 प्रकार की साइट घोषित करता है। पहला सांस्कृतिक, 3 प्रकार से साइट घोषित करता है। तो फर्स्ट हो गया सांस्कृतिक, सेकंड कौन सा होता है जी, बताइए? सेकंड होता है प्राकृतिक, थर्ड वाला प्राकृतिक हो गया सेकंड वाला। और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा मिश्रित। अभी हमने बात की मिश्रित को लेकर, थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? मिश्रित। तो 3 प्रकार की साइट यह अनाउंस करता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। तो एग्जाम्पल के रूप में बताइए, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कौन कौन सी एग्जाम्पल हम रख सकते हैं? बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर हम ताजमहल को ले सकते हैं, ताजमहल को बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। हम्पी का मंदिर हम ले सकते हैं, हम्पी को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं, ऐसी जो धरोहर है, ऐसी जो हेरिटेज है, उनको हम रखते हैं यहाँ पर, किसमें? कल्चरल हेरिटेज में। चाहे हम टेम्पल्स लिख लें, फोर्ट्स को रख सकते हैं, सिटीज को रख सकते हैं, यानी कि मंदिर हो गए, किले हो गए, या फिर शहर हो गए। ऐसी जो साइट्स होंगी उन्हें रखेंगे हम सांस्कृतिक में। क्लियर? वहीं अगर प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति में कौन कौन से आएंगे जी? प्रकृति में जैसे जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन हो गए, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हो गए, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल था काजीरंगा, कंचनजंगा नहीं, काजीरंगा इसी तरह का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो फॉरेस्ट, माउंटेन, वाइल्ड पार्क ये सब हो गए, राइट। दूसरा, ऐसी जो एक्टिविटी होती है, जो ऐसी साइट्स जो कल्चरल तथा नेचुरल यानी कि जिसमें सांस्कृतिक प्रॉपर्टी भी मिलती है, गुण मिलते हैं, तथा जिसमें प्राकृतिक गुण भी मिलते हैं, ऐसी धरोहर, ऐसी हेरिटेज को हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड धरोहर। तो काजीरंगा को यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट हद तक, कोई दिक्कत? डन। तो काजीरंगा को पहली बार जो घोषित किया गया है, वो मिश्रित हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया है काजीरंगा को। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ गया यहां तक? डन। तो अभी थोड़ा फैक्ट और जानेंगे। यूनेस्को की अभी तक भारत में कितनी साइट्स हैं? कितनी साइट्स है बेटा? 42 साइट्स हैं यूनेस्को की। कितनी साइट्स हैं? 42 साइट्स हैं। यूनेस्को की कितनी साइट है? 42 साइट्स हैं यूनेस्को की। अगर हम बात करें फर्स्ट, पहली साइट कौन सी थी? फर्स्ट साइट कौन सी थी? फर्स्ट यूनेस्को साइट्स कौन सी थी? अजंता की गुफाएं। कौन सी थी बेटा? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं थी पहली साइट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी, और इसे शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। अगर हम बात करें लेटेस्ट, ये लेटेस्ट कौन सी शामिल हुई है? लेटेस्ट यानी कि रिसेंट में कौन सी साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सा है? 2023 में शामिल किया गया था
और मैं आपको बता दूं ये स्केट एनिमल्स ऑफ दी होसल्स है, आप इसे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, क्या है, आप प्रॉपर जो वर्ड है इसके लिए जो प्रॉपर लिखेंगे वो कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, 2023 में आया था और होसल से रिलेटेड है ये। ठीक है, क्लियर, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अब आप लिखेंगे आगे। राइट, तो हमारा जी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट हमने कवर कर लिया है। डन, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलें क्या आगे, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, विच कंट्री विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट ऑन हर स्टेट विजिट स्टार्टिंग 8 नवंबर, यानी कि 8 नवंबर से शुरू होने वाली अपनी राज्य की यात्रा पर किन देशों की यात्रा करने वाली है द्रौपदी मुर्मू जी? यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में 8 नवंबर से प्रारंभ होने वाली यात्रा किन देशों की होने वाली है? सिंपल सी क्वेश्चन ये है। ऑप्शन हमारे हैं अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, अंगोला और नामीबिया, या फिर बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जा रही हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। राइट, कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, कुछ एडिशनल समझ लायक इसमें है नहीं, तो आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाई पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 8 नवंबर, यानी कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी नई वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन हमारे हैं 2, 3, 4, 5। तो देख कितनी वंदे मातरम को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में झंडी दिखाई गई है? बताइए, हाल ही मतलब 8 नवंबर का इंसिडेंट है, बताइए सर। तो राइट ऑप्शन हमारा है 4। क्या है जी? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है यहाँ पे 4, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। कोई दिक्कत? तो जो वंदे मातरम हमारी ट्रेन है वो सेमी स्पीड्स की है। कैसी जी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सी कैसी स्पीड है इनकी? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, इनका पर्पस सिंपल था जो हमारी कल्चरल सिटीज हैं उनको जोड़ना, प्रारंभ में इसी उद्देश्य के साथ इनको प्रारंभ किया गया था। और सेमी हाई स्पीड से मतलब है कि ना तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है जिन्हें हम बोल सकते हैं हाई स्पीड ट्रेन, या फिर हम बोले जो हमारी बहुत स्लो गाड़ी चलती है, ना ही इनकी ऐसी स्पीड है, इसलिए इनको बोला था सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो जो हमारी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन है उनको क्या बोलते हैं? सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन किसके लिए हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? डन, चलें क्या आगे, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। ठीक है जी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, हाउ हैज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो चेंज्ड फ्रॉम 2015 टू नाउ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत की बैंकिंग प्रणाली की ताकत पर प्रकाश डाला है। 2015 से अब तक पूंजी से जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात कैसे बदल गया है? ऑप्शन हमारे ये हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है, किस पर बेस्ड है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो किस पर बेस्ड है? कि पूंजी से जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड एक्चुअल में है क्या, किसके लिए इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है इसका सिंपल सा यूज है कि CRAR, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं CRAR। तो आप सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा नाम लिखाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में शॉर्ट भी नाम आ जाते हैं, तो कभी आपको CRAR दिखेगा तो आप यही समझेंगे क्या कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ठीक है, इसका मीन क्या होता है? एक तरीके से कवच के रूप में कार्य करता है कि बैंक अपने जोखिम झेलने की कितनी पूंजी रखता है। सपोज करो बैंक के इस अनुपात को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CRAR। एग्जांपल से समझिए कि बैंक के पास 5 करोड़ रुपए की जोखिम युक्त पूंजी है, यानी कि 5 करोड़ रुपए उसके पास है एसेट। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में CRAR चल रहा है 9%। कितना चल रहा है बेटा? 9% से अधिक उसको रखना होगा बैंक को CRAR। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक के पास 500 करोड़ रुपए थे, अब 9% कितना हो जाएगा? 45 करोड़, यानी कि 45 करोड़ बैंक को अपने पास रखना होगा ताकि वो अपनी जो सुरक्षित पूंजी उसके पास रहे। ठीक है, राइट, तो ये क्या होगा? ये मिनिमम हो गया, इसके ऊपर वो अपना रखेगा तो उसकी जो सिचुएशन रहेगी, जो स्थिति रहेगी, वह क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, अगर वो इससे ज्यादा रखता है तो। राइट, यानी किसी भी बैंक के अपने जोखिम को झेलने के लिए जितनी पूंजी वो रखता है उसे उस अनुपात को बैंक की विश्वसनीयता या फिर स्थिरता का एक पैमाने के रूप में हम CRAR को समझते हैं। डन,
क्लियर। मैं एग्जांपल से बताया कि बैंक के पास 5 करोड़ है, अभी CRAR चल रहा है 9%, तो अकॉर्डिंग टू 9% 45 करोड़ अगर वो रखता है तो ठीक है, वो मैंडेटरी है, रखना ही पड़ेगा इतना तो। बट अगर उसके आसपास से ज़्यादा रखता है तो उसकी स्थिति अब वह सुरक्षित स्थिति में रहेगा। ठीक है साहब, तो ये हो गया हमारा वर्ड को डिफाइन हमने किया कि CRAR एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी एक इवेंट चल रहा था, कहाँ पे होता है इवेंट सॉरी तो ये एक इवेंट हम बोल रहे थे और वो इवेंट हो रहा था मुंबई में। कहाँ पर हो रहा था बेटा वो इवेंट हो रहा था मुंबई में। इस इवेंट में इन्होंने ये बताया कि भारत की बैंकिंग प्रणाली की जो स्ट्रेंथ है उस पर इन्होंने उसके बारे में उन्होंने बात की, और यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था कहाँ पे, मुंबई में। राइट, क्लियर। देन तो इन्होंने क्या बताया कि 2015 से बढ़ करके अभी एट प्रेजेंट कितना हो गया CRAR हो गया है 17.5%। कितना हो गया CRAR? 17.5% हो गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि 13.5 से 17.5% हो गया है। तो एक अच्छा संकेत हमें दिखाई देता है कि CRAR बढ़ रहा है। बैंक सिर्फ 9 पे डिपेंड नहीं है, बैंक 17.5% तक रख रहे हैं, जो कि क्या बना रहा है, बैंकिंग स्थिति को स्थिर बनाएगा। राइट, क्लियर पॉइंट। मैंने क्या बताया था कि 9% मैंडेटरी है, लेकिन उससे ऊपर कोई रखता है तो वह एक सुरक्षित स्थिति में रहता है। लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक जो पहले 13.5% रखते थे अब वह 17.5% रखने लगे हैं अपनी जो कैपिटल है उसका। क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत? डन, चले आगे क्या, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये रहा, हु वॉज द जेम्स वॉटसन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97। जेम्स वॉटसन कौन थे जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पर्सनैलिटी बेस्ड है कि जेम्स वॉटसन कौन थे। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हैं क्योंकि इनकी जो खोज थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्लियर। तो बताइए किस लिए इनको जाना जाता है? क्वांटम सिद्धांत के लिए, एक रसायन जिसने आवर्त सारणी विकसित की, एक खगोल शास्त्री जिसने ग्रहों की खोज की, या फिर एक वैज्ञानिक जिसने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। डबल हेलिक्स कैसे होता है? जैसे कि ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे ऐसे जो संरचना बनती है डबल हेलिक्स बनती है। तो जो शेप है ना, इसकी खोज जो की थी वो इन्होंने ही की थी। किसने की थी? जेम्स वॉटसन ने की थी। ये अलग अलग प्रोटीन के माध्यम से जुड़े होते हैं, ये वो एक अलग विषय यहाँ पे हो जाता है। बट इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन ने की थी। तो डीएनए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए आप सभी को पता है, इसलिए यह कहीं ना कहीं अपने आप में क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1962 में। इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो और वैज्ञानिक भी शामिल थे, बट अभी हम इनकी ही बात करें तो इनका नाम हम रखेंगे, उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जैसे क्रिक और मॉरिस, दो व्यक्ति और थे जिन्हें 1962 में वॉटसन के साथ इस खोज के लिए अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन का। ठीक है, क्लियर, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इसकी खोज इन्होंने की थी 1953 में। 1953 में डबल हेलिक्स संरचना की इन्होंने खोज की थी, डीएनए की। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना। क्लियर दिख रहा है सबको? चलो, कोई दिक्कत यहां तक? सब सेट? ठीक है, तो डीएनए क्या होता है बताइए, थोड़ी जानते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन। और उनके साथ और वैज्ञानिक थे। और इनका जो शेप है, इसको शेप को क्या बोलते हैं, कैसी शेप होती है? तो ये सर्पिलाकार सीडी होती है, सर्पिल सीडी होती है, सर्पिल जैसी सीडी जैसी होती है इसका शेप होता है। लिखता हूं नीचे, कर देगा, सेम टू सेम हो जाएगा ना। कुछ और कलर लेते हैं, सर्पिल सीडी जैसी। ठीक है साहब, दिक्कत कोई? डन है तक? तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वेयर वॉज द फर्स्ट बिमस्टैक इंडियन मैरीन रिसर्च नेटवर्क बिमरेन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 4 to 6 नवंबर। 4 से 6 नवंबर तक पहला बिमस्टैक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क BIMREN सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ठीक है जी, ऑप्शन हमारे हैं क्या है? मुंबई, चेन्नई, कोची, कोलकाता। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? तो राइट ऑप्शन हमारा है कोची। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन हमारा कोची है। ठीक है, तो कोची में अभी क्या हुआ है? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां रखेंगे, पहला बिमरेन,
ठीक है, पहला बिमरेन, BIMREN समिट हुआ है, बिमरेन, ठीक है, बिमरेन समिट कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है, ठीक है, कोची में हुआ है, पहला था कोची में हुआ है, फर्स्ट है ये ना, लिख देता हूँ नीचे हमको ऊपर से कभी करके देखिए ना किसी को, तो फर्स्ट इवेंट था, ठीक है, क्लियर। दूसरा, ये बिमरेन जो है ये द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक है यानी कि 2 वर्ष में एक बार होने वाला इवेंट, तो यह द्विवार्षिक इवेंट है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे आते हैं। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन था? आयोजक कौन था? इस इवेंट का आयोजक कौन था? भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय कौन था जी? भारत का विदेश मंत्रालय, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, क्लियर। इसे कब स्थापित किया गया था? कब इसको घोषित किया गया था? स्थापित कब किया गया? इसकी घोषणा कब हुई थी बताइए जी? इसकी घोषणा हुई थी 2022 में, इसको अनाउंस किया गया था 2022 में, कोलंबो, कहाँ पे जी? कोलंबो में अनाउंस किया गया था, ठीक है, और इसे स्थापित कब किया गया? 2024 में, 2024 में स्थापित किया गया, क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत यहां तक? स्थापित और यहाँ पे लॉन्च लिख लो, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों बनाया गया? ताकि समुद्र में, समुद्री विज्ञान में सहयोग बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक देशों के बीच एक रिसर्च जो कार्य है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया, इसे बनाया गया। दूसरा, बिलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इसे एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा सकता है, चाहे हम बात करें सतत मत्स्य पालन हो गया या फिर समुद्री जैव विविधता हो गई, तटीय प्रबंधन के हो गया, तो इसके सदस्य कौन है? बिम्स्टेक सदस्य इसके सदस्य है, ठीक है। बिम्स्टेक के एक मीटिंग हुई 2022 में, इसको अनाउंस किया गया। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कोलंबो में हुई थी, और 2024 में इसको लॉन्च कर दिया गया। ये हाल फिलहाल में इसकी बैठक हुई। बैठक कहाँ पे हुई? कोची में हुई, भारत में हुई, तो आयोजक था भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मीटिंग को आयोजन किया, और यह पहली बार इवेंट ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे, क्या चलिए पढ़ेंगे आगे। वेयर विल ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि यह मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, ठीक है जी। राइट ऑप्शन क्या है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर सूरत। क्या लिख दिया अक्षर? सूरत, ठीक है जी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, बताइए? राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा मुंबई। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। यह मीटिंग मुंबई में होने वाली है, जो दो दिन चलेगी ये मीटिंग, और इस मीटिंग का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया जा रहा है। यह मीटिंग मुंबई में होगी, और 1 दिसंबर से यह मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 1 दिसंबर से शुरू। एक दिसंबर से यह मीटिंग शुरू होगी, क्लियर पॉइंट है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन दी सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 15। हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ऑप्शन हमारा है जापान, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की डिमांड देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बताइए, ऑप्शन क्या है हमारा? जापान, डेनमार्क, फ्रांस एंड जर्मनी। राइट ऑप्शन हमारा है डेनमार्क। किसका है राइट ऑप्शन? कौन सा है? डेनमार्क है राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। हालांकि इसमें क्लॉज है कि 13 से 15 ईयर के बच्चे अपने माता पिता के परमिशन से एक्सेस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बिल यह बैन कर दिया गया है, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया एक्सेस। क्लियर पॉइंट यहां तक? चले आगे, चलिए
नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बताइए। हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 91 ग्रैंड मास्टर आफ्टर विनिंग 6th एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप। हाल ही में छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताइए। ऑप्शन हमारे हैं, बताइए। इलमप्रति AR, SR रोहिणी कृष्णा, राहुल VS, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए सर। राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है राहुल VS। क्या जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है? राहुल VS। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राहुल VS इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो यह भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर मैटर नहीं मास्टर। तो यह भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 2021 में इन्होंने एक क्या कहा था, एक इवेंट और एक खिताब और जीत रखा है। यह 2021 में इंटरनेशनल मास्टर भी बन गए थे। इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं 2021 में, इंटरनेशनल मास्टर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। डन, चलें आगे क्या, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। India's total foreign exchange reserve fell by 5.6 billion US dollar for the week ending October 31. This recent decline was mainly due to a decline in 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी भंडार फॉरेक्स रिजर्व 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर गिर गया। यह हालिया गिरावट क्यों हुई? रीजन क्या था? विशेष रेखा चित्र अधिकार, IMF रिजर्व स्थिति, सोने का भंडार, या फिर विदेशी मुद्रा संपत्ति? तो इसका मेन कारण था सोने का भंडार। क्या था जी? सोने के भंडार के कारण क्या हुआ है, भारत का 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो फॉरेक्स है, जो रिजर्व है, वह कम हो गया क्योंकि सोने की खरीदारी बढ़ा दिया भारत सरकार ने। ठीक है, क्लियर पॉइंट। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि US डॉलर बहुत एक प्रोमिनेंट क्या है चीज है इस मार्केट में, इस फॉरेक्स रिजर्व में। और अभी यूएस की गद्दी पर एक ऐसा नेता बैठा है जिसको रात में सपना आता है और सुबह कुछ भी चीज हो जाती है ना। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप चाचा जी की, विद फुल रेस्पेक्ट। ठीक है, तो उनको साथ सपना कुछ आ गया, पता चली कि पूरी इकोनॉमिक्स ही पलट दी। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, एक ऐसी मुद्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो एक बहुत ही हार्ड मुद्रा है सोने के भंडार को लेकर। ठीक है, सोना दीजिए और पैसा लीजिए, पैसा वाला सीन रहेगा फिर अपने पास। चलें आगे, चलिए। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला कौन सा देश बन गया है? दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो अभी यूनाइटेड नेशन के वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो भाई फेवरेट देश तो एक ही है फिलहाल, USA का। UN में भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या है, बांग्लादेश है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा बांग्लादेश है, मतलब USA से कोई लेन देन नहीं, वो ऐसे निकल गया था फिलहाल में। राइट, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बांग्लादेश अभी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण भारत का पहला देश, दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। क्लियर, डन, कोई दिक्कत? ये क्या है सम्मेलन? इस सम्मेलन को 1992 में हेलेंस्की इस सम्मेलन को 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था। इनिशियली यह पूरे पैरा यूरोपीय क्षेत्र के लिए डिजाइन, पहले यह यूरोपीय क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया था, बट इसे बाद में 2016 में सबके लिए खोल दिया गया। तो 1992 में इसे अपनाया गया था और 1996 से लागू है। ठीक है, प्रारंभ में यूरोप के लिए था, ये सिर्फ यूरोप के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट 2016 से सभी के लिए ओपन कर दिया। 2016 से सभी इसमें सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, सभी सदस्य इसके बन सकते हैं 2016 के बाद से। मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा कि जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों को सतत प्रबंधन को बढ़ाना। कोई दिक्कत? क्लियर, यानी कि जो जल में होने वाले संघर्ष हैं, ठीक है, शांति को बढ़ाने के लिए, तो SDG गोल्स हो गए, उनको प्राप्त करने के लिए एक
कन्वेंशन था, कौन सा, यूएन जल सम्मेलन, जो 1992 में हेलेंस्की में अपनाया गया था, 1997 से लागू है। पहले यूरोप के लिए था, बट 2016 से अभी इसमें कोई भी सदस्य इसका पार्टिसिपेट इसमें सदस्य के रूप में सदस्यता ले सकते हैं। राइट, उद्देश्य क्या था, जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ाना। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे क्या, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। किस राज्य में स्थित है बताइए जी, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पे जी, तमिलनाडु में वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य उपस्थित है। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है चेंगलपट्टू। क्या जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू जिले में पड़ता है ये। चले आगे, चले क्या, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्लॉक ऑफ रेयर व्हाइट लिप्ड इबिस known as the black-headed ibis was recently spotted in which state। दुर्लभ सफेद आइबिस का एक झुंड जिसे ब्लैक हेडेड इबिस के नाम से भी जाना जाता है को हाल ही में किस राज्य में देखा गया था। ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, किस राज्य में इसे देखा गया है, तो राइट ऑप्शन हमारा है तमिलनाडु। कहाँ पे देखा गया बेटा, तमिलनाडु में इसे देखा गया है। ठीक है, क्लियर, कहा तमिलनाडु में किस, कहाँ देखा था, थूथुकुडी एक जिला है, कौन सा जिला है, थूथुकुडी। क्या जी, थूथुकुडी, थूथुकुडी जिले में इसे देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है, थूथुकुडी जिले में इसे देखा गया है। ठीक है, क्लियर। दूसरा अभी देखने के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, तो इसका आयुष्यन का स्टेटस क्या है बेटा, आयुष्यन का स्टेटस कम से कम चिंता, कम से कम चिंता का स्टेटस है अकॉर्डिंग टू IUCN। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हमारा है, उससे रिलेटेड थूथुकुडी जिले में देखा गया। चले आगे, मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी कि मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन हमारा है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य के द्वारा इसे स्थापित किया गया, यानी कि बनाया गया है, किस राज्य के द्वारा, तो राइट ऑप्शन हमारा है यूएसए। तो यूएसए के द्वारा बनाया गया ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सा, मिनटमैन थर्ड। क्लियर पॉइंट है, क्लियर, डन। चलो आगे आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30, किस संगठन के द्वारा COP30 के लिए स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट जारी किया जाता है, किस संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। इसके द्वारा जलवायु संबंधित स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि WMO। किसके द्वारा अपडेट किया जाता है जी, WMO के द्वारा अपडेट किया जाता है। क्लियर कोई, ठीक है, डन यहाँ तक, डन। तो 2025 और 25 के बाद थोड़ी चीज जान लीजिए कि यह दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है, और 11 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। क्लियर, इसका रीजन सिंपल सा एक रीजन है, सिंपल सा, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, चाहे हम बात करें मीथेन CH4, चाहे हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, है ना, इनकी सांद्रता 2024 के रिकॉर्ड स्तर पर पहले ही पहुंच गई है और 2025 में लगातार बढ़ रही है, जिस कारण हम ये मान रहे हैं कि यह 2025 रिकॉर्ड पर दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान है। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू वेरी मच।